अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वदूद ख़ान और आज जो है ना हम पढ़ेंगे ईटा प्रिपरेशन का ये लेक्चर नंबर 10 है। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लास 9 का यूनिट नंबर जो 4 है वो डिस्कस किया था, द डेफोडिल्स। उसका जो एक्सरसाइज था उसमें आखिरी टॉपिक हमने पढ़ा था इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव को मैंने डिटेल के साथ पढ़ाया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो उस यूनिट में एक जो एक जो टॉपिक था वो रह रहा था, वो था जेरेंट। ठीक है, तो आज हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि जेरेंट क्या होता है और इसमें आप किस तरह से एमसीक्यूज आते हैं और इसमें आप पहचान कैसे करोगे जेरेंट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को अपने एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 को भी कम्प्लीटली पढ़ेंगे, उसमें से जो एमसीक्यूज आते हैं और उसका जो ग्रामर पोर्शन है वो कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मटेरियल मिलेगा। अच्छा, तो जेरेंट को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले अगर हम जेरेंट को डिफाइन करते हैं कि जेरेंट होता क्या है। ठीक है, व्हेन वर्ब विंग, यहाँ पे मैंने विंग लिखा है। विंग का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, यानी व्हेन विंग फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इट इज़ कॉल्ड जेरेंट। यानी जब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं जेरेंट। ठीक है, तो जेरेंट जो है ना दरअसल में एक वर्ब की एक टाइप है। ठीक है, लेकिन ये जो काम करता है ये नाउन का काम करता है। तो आप जो है ना ये बता सकते हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने आपको इन्फिनेटिव में बताया था कि इन्फिनेटिव भी वर्ब की एक फॉर्म होती है, लेकिन वो भी नाउन का काम करती है सेंटेंस में, या वो सब्जेक्ट का काम करता है या वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि वर्ब की वो कौन सी फॉर्म है जो नाउन का काम भी करता है। तो आपने बताना है कि एक हमारे पास जेरेंट होता है जो वर्ब का काम भी करता है, नाउन का काम भी करता है। दूसरा हमारे पास इन्फिनेटिव होता है जो वर्ब का काम भी करता है, नाउन का काम भी करते हैं। तीसरा हमारे पास होता है पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल जो होता है वो भी हमारे पास वर्ब होता है, लेकिन वो भी काम किसका करता है, नाउन का करता है। ठीक है, तो हम जेरेंट को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अच्छा, जेरेंट जो होता है वो हमारे पास वर्ब होता है और ये काम करता है सेंटेंस में, या तो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है सेंटेंस में या फिर ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है सेंटेंस में। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए से हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। पहला पहला एग्जांपल है हमारे पास, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। यानी कि जो रीडिंग है वो एक अच्छी आदत है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं रीडिंग वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, लेकिन इसको हमने एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है सेंटेंस में। ठीक है, ये वर्ब का काम नहीं कर रहा यहाँ पे, ये वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, इसको हमने एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, इसलिए ये क्या है यहाँ पे, जेरेंड है। यानी कि जो रीडिंग है वो एक अच्छी आदत है। तो यहाँ पे रीडिंग जो है ना सब्जेक्ट है, तो ये जेरेंड है। ठीक है, यानी जहाँ भी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म सब्जेक्ट में आ रहा हो तो वो हमेशा हमारे पास जेरेंड होगा या फिर पार्टिसिपल होगा। यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, जेरेंड का काम कर रहा है। ठीक है, और ये नौ अच्छा, तो सब्जेक्ट का जो काम होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब्जेक्ट जो है ना हमारे पास सेंटेंस में दो चीज़ें होती है, या हमारे पास नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तीसरा हमारे पास इन्फिनेटिव होता है, वो भी सब्जेक्ट का काम करता है। चौथा हमारे पास जेरेंड होता है, जेरेंड जो होता है वो भी हमारे पास सब्जेक्ट का काम करता है। तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन का होता है। तो जेरेंड हमारे पास यहाँ पे नाउन का काम भी कर रहा है और ये, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं, आई लाइक रीडिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक हमारा वर्ब है, और वर्ब के बाद हमारे पास क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं रीडिंग, आप सोच रहे होंगे ना कि रीडिंग तो वर्ब भी हो सकता है। जी बिल्कुल, वर्ब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो ना ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आ रहा है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, तो ये यहाँ पे क्या है, जेरेंड है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास देखो, हंटिंग इज़ नॉट अलाउड इन दिस कंट्री। ठीक है, हंटिंग कहते हैं शिकार को, यानी कि शिकार जो है ना इस मुल्क में उसकी इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पे हंटिंग जो है ना सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये हमारे पास क्या है, जेरेंड है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल को हम देखते हैं, आई लव स्विमिंग। यानी कि जो स्विमिंग है, तैरना मुझे पसंद है। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है,
लव हमारे पास वर्ब है और ये जो स्विमिंग है ये इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब की एनजी वाली फॉर्म को हमने एज ए ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया है, तो ये हमारे पास क्या है, जेरेंड है। ठीक है, हमेशा याद रखें जब भी सेंटेंस में वर्ब की एनजी वाली फॉर्म सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा हो या ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा हो तो वो हमेशा जेरेंड होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास है द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। तो यहाँ पे अगर आप वॉकिंग को देखते हैं तो वॉकिंग को आप एज ए वर्ब भी इस्तेमाल करते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो द ओल्ड मैन ये हमारे पास सब्जेक्ट है, वॉज टायर्ड ये हमारे पास वर्ब है, ऑफ वॉकिंग इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वॉकिंग है। तो वॉकिंग हमारे पास ऑब्जेक्ट है और चूंकि ये वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है तो ये हमारे पास जेरेंड है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ही इज़ फॉन्ड ऑफ हंटिंग वो शिकार का शौकीन है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं हमारे पास ही एक प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, फॉन्ड ऑफ। ठीक है, ये हमारे पास एक वर्ब बन गया। हंटिंग जो है ना ये हमारे पास एक इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास जेरेंड है। ठीक है, अच्छा सातवां हमारे पास एग्जाम्पल है सीइंग इज बिलीविंग। ठीक है, तो यहाँ पे सीइंग जो है ना हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये है भी वर्ब की एनजी वाली फॉर्म, तो ये हमारे पास जेरेंड होते हैं। शॉर्ट अगर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं शॉर्टकट कि जेरेंड जो होते हैं वो सब्जेक्ट का भी काम करते हैं और ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं। तो दरअसल में ये किसका काम करते हैं, नॉन का काम करते हैं सेंटेंस में। तो जेरेंड जो होता है वो एक ऐसी वर्ब की फॉर्म होती है जो सेंटेंस में वो उसकी वर्ब की भी क्वालिटी होती है, यानी उसको ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है लेकिन वो वर्ब नाउन का भी काम करते हैं, यानी आप उसको एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो और एज ए ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा जेरेंड। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो यूनिट है यूनिट नंबर 5 पे, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं कि उसमें किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, हमारे पास अब जो है ना हम यूनिट 5 पढ़ेंगे क्लास 9 का, जो कि हमारा यूनिट है द मदीना चार्टर यानी मिसाके मदीना। इस चैप्टर में जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं और ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें से मैं कुछ मैंने एमसीक्यूज उठाए हैं, हो सकता है कि ये एमसीक्यूज ईटा के एग्ज़ाम में आ जाएं। पहला पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, द फ्रेज abandon the ties मीन्स, abandon the ties का मतलब होता है रिश्तों को ख़त्म करना, यानी जब आप किसी से ताल्लुक़ छोड़ देते हो तो abandon the ties का मतलब होता है रिश्ते नाते ख़त्म करना। ठीक है, abandon the ties का मतलब होता है रिश्ते नाते ख़त्म करना। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला पहला ऑप्शन है हमारे पास, हेल्ड ऑन टू रिलेशनशिप्स, केप्ट रिलेशनशिप्स, मेंटेन्ड रिलेशनशिप्स। पहले जो 3 ऑप्शन है इन सारों का एक ही मतलब होता है कि रिश्तों को बरकरार रखना। ठीक है, आखिरी जो हमारे पास डी वाला ऑप्शन है वो है गिव अप रिलेशनशिप, यानी रिश्तों को ख़त्म करना, रिश्ते तर्क करना, रिश्ते नाते तोड़ देना। तो अबंडेंट द टाइज का मतलब होता है गिव अप रिलेशनशिप्स। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द न्यू कन्वर्ट्स ऑफ मदीना, यानी मदीना के जो नए तब्दील हुए थे, नो मुस्लिम थे। कन्वर्ट्स का यहाँ पे मुराद है द न्यू कन्वर्ट्स ऑफ मदीना का मतलब हो द न्यू मुस्लिम्स ऑफ मदीना, हु हैड हेल्प्ड जिसने मदद जो मदद कर चुके थे द प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थ्रू थिक एंड थिन वर नोन एस, उनको क्या कहा जाता है, यानी मदीना के जो नए मुसलमान थे जिन्होंने हर मुश्किल हालत में आप सल्लम की मदद की थी उनको क्या कहा जाता है, अंसार कहा जाता है। ठीक है, उनको अंसार का नाम दिया गया है। अच्छा, इस लाइन में अगर हम देखते हैं थिक एंड थिन, ये भी एक फ्रेज है। थिक एंड थिन का मतलब होता है गुड एंड बैड टाइम्स। ठीक है, हर मुश्किल और अच्छे वक्तों में। ठीक है, गुड एंड बैड टाइम्स। थिक एंड थिन का क्या मतलब होता है, गुड एंड बैड टाइम्स, यानी मदीना के जो वो नए मुसलमान थे जिन्होंने आप सल्लम की हर मुश्किल में और हर अच्छे में साथ दिया था उसको क्या कहा जाता है, अंसार कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो हमारे पास एमसीक्यूज है, द वर्ड ओप्रेस्ड मीन्स
ओप्रेस्ड का क्या मतलब होता है? ओप्रेस्ड का मतलब होता है मजलूम, ठीक है। ओप्रेस्ड का मतलब होता है मजलूम, यानी जिस पर जुल्म किया जा रहा हो। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फ्री, दूसरा है इल ट्रीटेड। फ्री का मतलब होता है आज़ाद, इल ट्रीटेड का मतलब होता है जिसके साथ बुरा सलूक किया जाए। तो मजलूम जो होते हैं उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है, तो इसमें इल ट्रीटेड ऑप्शन का सही है। ऑप्रेस्ड का मतलब होता है इल ट्रीटेड, यानी जिसके साथ नारवा सलूक किया जाता है, ठीक है। चौथा हमारे पास एमसीक्यूज है। द फेथफुल फॉलोअर्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु हैड abandoned the ties of kith and kin and followed him were known as refugees। यानी आप द फेथफुल फॉलोअर, फेथफुल कहते हैं वफादार, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वफादार साथी थे। हु हैड abandoned द टाइज ऑफ किथ एंड किन, जिन्होंने अपने अजीज़ व अकारब के रिश्ते तुर्क किए थे, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपने सारे रिश्ते छोड़कर, एंड फॉलोड हिम, और आप सल्लम के साथ दिया, हिजरत की, वर नोन एज रिफ्यूजीज़, उनको क्या कहा जाता है? रिफ्यूजीज़ कहा जाता है, या जिसको हम उर्दू में मुहाजिरीन भी कहते हैं। यानी वो लोग जिन्होंने अपने रिश्ते नाते तोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का हिजरत की, उसको क्या कहा जाता है? रिफ्यूजीज़ या मुहाजिरीन कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है ना हम कुछ फ्रेजेज़ है उसको डिस्कस करते हैं। इसका जो एक्सरसाइज है उस पे कुछ फ्रेजेज़ है इंपॉर्टेंट, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं कि उसमें से कैसे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। अच्छा, तो इस यूनिट नंबर 5 के एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस दिए हैं, और इसमें जो है ना एमसीक्यूज आ सकता है कि कोई भी आपको फ्रेज दिया जा सकता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। तो मैंने डायरेक्टली इसके मीनिंग लिखे हैं यहाँ पे। सबसे पहला हमारे पास फ्रेज है किथ एंड किन। किथ एंड किन के मतलब होता है अजीज़ व क़रीब, यानी जो आपके रिश्तेदार होते हैं। तो इसका इंग्लिश में क्या मतलब होता है? रिलेटिव्स, ठीक है, रिश्तेदार। फ्रीडम कहते हैं आज़ादी को, तो इसका जो सिनोनिम है इसका क्या मतलब होता है? लिबर्टी, ठीक है। फ्रीडम का मतलब होता है लिबर्टी, ठीक है। फ्रीडम और लिबर्टी दोनों का मतलब होता है आज़ादी, ठीक है। गुड एंड बैड टाइम्स, गुड एंड बैड टाइम्स के लिए हम कौन सा फ्रेज इस्तेमाल करते हैं? मैंने पहले भी आपको बताया था, थिक एंड थिन। थिक एंड थिन का क्या मतलब होता है? गुड एंड बैड टाइम, अच्छे और बुरे औकात, ठीक है। आगे हमारे पास है चौथा, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है जब आप एक दूसरे के साथ अमन से रहते हो। तो इसके लिए जो है ना हारमोनी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इस फ्रेज़ का क्या मतलब होता है? हारमोनी। हारमोनी का मतलब होता है हम आहंगी, जहाँ पे अमन हो, ठीक है। अच्छा, अब जो चलते हैं ग्रामर के पोर्शन पर। ग्रामर में कुछ वो दिए हैं कि टेल वेदर द फॉलोइंग, टेल वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नॉन इज़ अ कॉमन नॉन और प्रॉपर नॉन। यहाँ पे तकरीबन 15 नॉन दिए गए हैं, और इसमें से आपने बताना है कि ये कॉमन है या प्रॉपर है। सबसे पहले हमारे पास है अतर, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि कॉमन नॉन और प्रॉपर नॉन को अगर आपने डिटेल के साथ समझना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने वीडियो बनाई है कॉमन नॉन और प्रॉपर नॉन पे, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह कॉमन नॉन और प्रॉपर नॉन आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला हम सॉल्व करते हैं जो एक्सरसाइज में है। अतर, अतर कहते हैं यानी जो क्या होता है, ठीक है। तो अतर यानी जिसने कोई किताब वगैरह लिखी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अतर कहते हैं, ठीक है। तो अतर जो है यहाँ पे ये कॉमन नॉन है या प्रॉपर नॉन है? अब अतर जो हो सकता है वो तो कोई भी अतर हो सकता है ना, कोई ख़ास अतर तो नहीं है ना। इट मीन्स एनी अतर, हमें ये नहीं पता कि किस अतर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन नॉन है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर किसी ख़ास अतर का नाम मेंशन होता तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन होता। दूसरा हमारे पास है माउंटेन। माउंटेन जो है ना कोई भी माउंटेन हो सकता है, तो ये हमारे पास कॉमन नाउन है, ठीक है। तीसरा है टीचर। टीचर कोई भी टीचर हो सकता है, तो ये भी हमारे पास कॉमन नाउन है। चौथा है हमारे पास प्रोफेसर कमाल। प्रोफेसर कमाल एक ख़ास बंदे का नाम है, और अगर किसी ख़ास बंदे का नाम हो तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। पांचवा है हमारे पास बिल्डिंग। बिल्डिंग जो है ना कोई भी बिल्डिंग हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन है। पांचवा, छठा है हमारे पास ईद। ईद हमारे पास कोई भी ईद हो सकता है, तो ये भी कॉमन नाउन है। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पे ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, तो वो ख़ास ईद होते हैं, ख़ास ईदों के नाम है, वो हमारे पास प्रॉपर नाउन बन जाएंगे, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पार्क। अब पार्क जो है ना ये कॉमन नोन है, ठीक है, लेकिन अगर किसी ख़ास पार्क का नाम मेंशन हो तो वो प्रॉपर नोन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड। फ्रेंड यानी कि कोई भी दोस्त हो सकता है, तो ये भी हमारे पास कॉमन नोन है। अच्छा, आगे देखते हैं, हमारे पास है सिटी। सिटी चौंके कोई भी सिटी हो सकता है, तो ये भी कॉमन नोन है, लेकिन अगर किसी ख़ास शहर का नाम मेंशन हो तो वो हमारे पास प्रॉपर नोन होगा। रिवर, कोई भी रिवर हो सकता है, तो ये कॉमन नोन है। इस्लामिया कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज एक ख़ास कॉलेज का नाम है, तो ये हमारे पास प्रॉपर नोन है। फ्रांस, फ्रांस जो है ना ये एक ख़ास मुल्क का नाम है, तो ये हमारे पास प्रॉपर नोन है। अच्छा, आगे है हमारे पास कराची। तो कराची जो है ना एक ख़ास शहर का नाम है, तो ये हमारे पास प्रॉपर नोन है। हीरो, कोई भी हीरो हो सकता है, ये हमारे पास कॉमन नोन है। बॉय, कोई भी लड़का हो सकता है, तो ये हमारे पास कॉमन नोन है, लेकिन अगर किसी ख़ास बॉय का नाम मेंशन हो तो वो हमारे पास प्रॉपर नोन होगा। अच्छा, आगे चलते हैं, इसका कुछ और ग्रामर का हिस्सा है वो भी ज़रा देखते हैं। अच्छा, इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक है, अंडरलाइन कलेक्टिव नॉन्स। तो कलेक्टिव नॉन्स मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसमें आप ज़रूर देखिएगा। कलेक्टिव नॉन को मैंने डिटेल के साथ आपको बताया था, और कलेक्टिव नॉन के मैंने एग्जांपल्स भी आपको दिए थे, ठीक है। कलेक्टिव नॉन्स मैंने पूरा का पूरा समझाया था। तो यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हैं, और इसमें जो है ना हम कलेक्टिव नॉन्स को अंडरलाइन करेंगे। पहला पहला सेंटेंस है, द स्टाफ क्विकली रिस्पॉन्डेड टू द अलार्म। तो यहाँ पे जो स्टाफ है वो क्या है, कलेक्टिव नॉन है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है हमारे पास, द ऑडियंस स्टूड अप। यहाँ पे ऑडियंस हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नॉन है। तीसरा हमारे पास है, सडनली द क्लास बिकेम वेरी क्वाइट। क्लास जो है ये कलेक्टिव नॉन है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास आगे है, द बोर्ड मेट लास्ट नाइट टू वोट ऑन द बजट। ठीक है, यहाँ पे जो बोर्ड है ये क्या है, कलेक्टिव नॉन है, ठीक है। अच्छा, आगे है हमारे पास, हर फैमिली इज गोइंग टू द पिशावर दिस वीकेंड। तो फैमिली जो है ये एक कलेक्टिव नॉन है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दो और टॉपिक्स हैं, एक है आर्टिकल का, दूसरा है जेरेंड का। तो जेरेंड का मैंने शुरू शुरू में आपको बता दिया था, तो आप जेरेंड क्लियर हो गया। आर्टिकल का भी मैंने आपको डिस्कस किया था, और इस पे मैंने एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई है, आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आर्टिकल्स पे मैंने वीडियो बनाई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और मैंने पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल कि ए, एन और दी को आप कैसे इस्तेमाल करते हो और कभी इस्तेमाल करते हो, पूरा का पूरा मैंने आपको बताया था। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद जो यूनिट 6 है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप काइंडली मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैंने बेसिक ग्रामर का कोर्स भी शुरू किया है, जो SST PET किसी भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हो, मैं वो कोर्स करवा रहा हूँ। चूँकि वो पेड कोर्स है तो वो मैंने कुछ टॉपिक्स जो है ना पब्लिक रखे हैं, बाकी को मैंने जो है ना प्राइवेट रखा है। सिर्फ उनको एक्सेस हैं जो मेरे पेड ग्रुप्स में हैं, और मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तकरीबन 12 से 13 टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूँ। तो अगर कोई भी बंदा इंटरेस्टेड है, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी मैंने शुरू किए हैं, जितने भी ग्रामर आते हैं सारा का सारा मैं कवर कराऊंगा 2 महीनों में। टेस्ट तक इंशाल्लाह कवर कराऊंगा, और इसकी फ़ीस जस्ट 1500 रुपीज़ हैं। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो काइंडली मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।